जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। आईआईटी जम्मू में शुरू हुआ नॉर्दर्न आर्मी कमांड का नॉर्थ टेक सिंपोजियम। इस सप्ताह स्पेन की विजिट के दौरान इंडियन एयरफोर्स रिसीव करेंगे पहला C-295 एयरक्राफ्ट। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्पष्ट किया कि भारत की 1 इंच जमीन भी नहीं है चीन के कब्जे में। पीओके के लोग चाहते हैं कि भारत उन्हें पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन से आज़ाद करवाए। और उबर के साथ इंडियन नेवी ने साइन किया एक खास MOU। India has launched a war against China. ऑपरेशन चेकरबोर्ड पर मना करने के 2 साल बाद ही एक इंडिया चाइना वॉर हुआ। We have lost about 40,000 square kilometers to China. Between India and China, जीरो किल, नो एनकाउंटर, एक्सक्लूसिवली पावर प्रोजेक्शन। तो 62 की हार के बाद ऑपरेशन चेकरबोर्ड के बारे में सुने ऑडियो बुक। कैसे भारतीय सेना ने चीन के साथ 1962 के दूसरे युद्ध को टाला। ओनली ऑन डिफेंस स्क्वाड ऐप। डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर। आज 11 सितंबर से आईआईटी जम्मू में इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड द्वारा नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2023 की शुरुआत कर दी गई है। और इस सिंपोजियम के इनॉग्रल डे पर इंडियन आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मौजूद थे। ये जो नॉर्थ टेक सिंपोजियम है, ये भारत के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है। और ये इवेंट 13 सितंबर तक चलेगा। और इस मेगा इवेंट में 190 इंडस्ट्री पार्टनर्स और 38 स्टार्टअप्स के साथ करीब 40 इनोवेशन डिस्प्ले भी शामिल रहेंगे। और इसमें भारत की इंडस्ट्रीज अपनी अपनी अत्याधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज को डिस्प्ले भी करेंगी, जिसमें असॉल्ट राइफल से लेकर ड्रोन्स तक हर एक उस वेपन टेक्नोलॉजी को डिस्प्ले किया जाएगा जो कि इस मॉडर्न वॉरफेयर के लिए बेहद ही जरूरी है। इस सिंपोजियम के दौरान इंडियन आर्मी के लेटेस्ट लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स को भी शोकेस किया जाएगा। इसके अलावा नए टाइप के ऑफ रोड और ऑल टेरेन व्हीकल्स जिन्हें इंडियन आर्मी लद्दाख जैसे क्षेत्रों पर ऑलरेडी ऑपरेट कर रही है। और इस सिंपोजियम के माध्यम से उन सभी जरूरी स्वदेशी टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी, जिनके बाद में नॉर्दर्न और वेस्टर्न थिएटर्स पर ट्रायल्स के बाद इंडक्शन किया जाए। और इस तरह के इवेंट इस बात को भी दर्शाते हैं कि इंडियन आर्मी भारत के डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। और आज सिंपोजियम के इस पहले दिन भारत के जेन टेक्नोलॉजीज ने इंडियन आर्मी के लिए अपने अत्याधुनिक स्मार्ट ट्रेनिंग सिम्युलेटर सिस्टम्स और एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस को शोकेस किया है। इसके अलावा जेन टेक्नोलॉजीज की कॉर्नर शॉटगन, शूट एज, तो इसे भी डिस्प्ले किया गया है। और इसी तरह की और भी कई सारी स्वदेशी टेक्नोलॉजीज इस सिंपोजियम के दौरान डिस्प्ले की जाएंगी। ANI की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी इस सप्ताह स्पेन की विजिट पर होंगे। और इस दौरान वे एयरबस से इंडियन एयरफोर्स के पहले C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन को रिसीव करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स ने एयरबस के साथ टोटल 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए डील साइन करी है, जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट डायरेक्टली स्पेन से लिए जाएंगे, जबकि बाकी के 40 एयरक्राफ्ट टाटा और एयरबस के जॉइंट वेंचर के तहत भारत में ही प्रोड्यूस किए जाएंगे। बाकी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक एयरबस से पहले C-295 ट्रांसपोर्ट प्लेन को रिसीव करने के लिए इंडियन एयरफोर्स चीफ बुधवार को स्पेन में होंगे। और फिर इस पहले C-295 एयरक्राफ्ट को सेरेमनी के बाद भारत लाया जाएगा। और इस बात की पूरी उम्मीद है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह में ये पहला C-295 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में औपचारिक रूप से इंडक्ट भी होगा। और बाकी आज सोमवार को इंडियन एयरफोर्स से अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके इस बारे में भी जानकारी दी है कि इजिप्ट में आयोजित की गई ट्राई सर्विस ब्राइट स्टार 2023 एक्सरसाइज अब अपने लास्ट फेज की तरफ बढ़ रही है। और इस लास्ट फेज में इस एक्सरसाइज में शामिल सभी फोर्सेस के एसेट्स इन्वॉल्व रहेंगे और इसमें और भी कॉम्प्लेक्स जॉइंट मिशंस को परफॉर्म किया जाएगा। भारत और फ्रांस अपने बीच के डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं, जो कि भारत और फ्रांस की डिफेंस पार्टनरशिप को एक नए लेवल पर ले जाएगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच कई बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स को लेकर नेगोशिएशन ऑलरेडी जारी है, जिनमें सबमरीन से लेकर जेट इंजन से लेकर रफाल M फाइटर्स, तो इस तरह की मेजर डील्स इंक्लूड हैं। बाकी इसके अलावा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G20 समिट के साइडलाइंस एक मेगा कनेक्टिविटी परियोजना की भी अनाउंसमेंट की गई थी, जो कि भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को रेल और शिप नेटवर्क के जरिए आपस में कनेक्ट करेगा। और इस इनिशिएटिव को नाम दिया गया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, शॉर्ट फॉर्म में IMEC। हालांकि इस पहल में शामिल किसी भी देश के लीडर ने चीन को मेंशन तो नहीं किया, लेकिन ये क्लियर है कि ये जो परियोजना है ये चीन के BRI वाले इनिशिएटिव का एक काउंटर है। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस IMEC कनेक्टिविटी वाली परियोजना को अंतिम रूप देने में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस बात की उम्मीद है कि इस परियोजना के तहत मिडिल ईस्ट में जो रेलवेज का कंस्ट्रक्शन है उसको भारत लीड कर सकता है।
और भारत कहने से अजीत डोभाल इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को अंतिम रूप दिलाने के लिए पिछले कई महीनों से पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज के काउंटरपार्ट्स के साथ निगोशिएशन कर रहे थे, खास करके यूएस के एनएसए के साथ। और भले ही इस आईएमईसी वाली परियोजना को चीन की बीआरआई का काउंटर देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये परियोजना बीआरआई से बहुत अलग है, क्योंकि जहाँ एक तरफ चीन जो है वो अपनी बीआरआई वाले इनिशिएटिव से दूसरे देशों को डेट ट्रैप में फंसाते आ रहा है ताकि वो वहाँ पे अपने इन्फ्लुएंस को अपने हिसाब से बढ़ा सके। वहीं दूसरी तरफ जो आईएमईसी वाली परियोजना है तो ये भारत के सबका साथ सबका विकास वाली विजन के साथ शुरू की गई है। बाकी चीन से याद आया, आप सभी को ध्यान होगा भी कुछ समय पहले चीन के पूर्व विदेश मंत्री क्विन गैंग एकदम से गायब हो गए थे और फिर कुछ दिनों बाद एक रिपोर्ट आती जिसमें यह कहा गया कि क्विन गैंग को विदेश मंत्री के पद से हटा दिया गया है और उनके बदले चीन के विदेश मंत्री के तौर पर वांग यी को वापस लाया गया है। और अब ऐसा ही कुछ चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू के साथ भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वे भी पब्लिक व्यू से अचानक से गायब हो गए और अब कुछ ऐसे स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि चीन के रक्षा मंत्री भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और फिलहाल चीन की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को तो नहीं मिला है, लेकिन क्विन गैंग के बाद चीन के दूसरे हाई प्रोफाइल फिगर हैं जो किस तरह से एकदम से गायब हुए। बाकी आपसे आज एक प्रश्न है कि आप में से किसने ऑपरेशन चेकर बोर्ड का नाम सुना है? एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें 0 किल्स थे, एक भी एनकाउंटर नहीं था, लेकिन एक ऐसा जबरदस्त पावर प्रोजेक्शन जिससे इंडियन आर्मी ने 1962 जैसा दूसरा वॉर टाल दिया। तो अगर आपने इस ऑपरेशन चेकर बोर्ड के बारे में नहीं सुना है या फिर सुना भी है लेकिन उसे एक नए तरह से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो इस ऑपरेशन चेकर बोर्ड पर एक बहुत ही स्पेशल ऑडियो बुक हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डिफेंस स्क्वाड पर उपलब्ध है और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और डिफेंस स्क्वाड की मोबाइल एप्लीकेशन पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ना आपको केवल स्पेशल वीडियोस मिलेंगी बल्कि ऑडियो बुक का भी एक ऐसा सेक्शन मिलेगा जो कि डेडिकेटेड है केवल और केवल आपसे भी डिफेंस लवर्स के लिए। और ऑडियो बुक्स का और भी बेटर एक्सपीरियंस लेने के लिए हेडफोन का प्रयोग जरूर करें। आज मीडिया इंटरेक्शन के दौरान जब लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के उस स्टेटमेंट के बारे में प्रश्न पूछा गया जिस पर उन्होंने लद्दाख विजिट के दौरान यह दावा किया था कि भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर चीन ने कब्जा कर रखा है, तो इस पर ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा की तरफ से कहा गया कि मैं किसी की स्टेटमेंट पर तो कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं क्योंकि मैंने खुद से ही देखा है कि चीन ने भारत की जमीन का 1 स्क्वायर इंच का हिस्सा भी ऑक्यूपाई नहीं किया है और हमारे सारे ट्रूप्स हमारी जमीन के आखिरी इंच तक तैनात हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये भी फैक्ट है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। और फिर एक और खास लाइन उन्होंने ये भी कही कि गॉड फॉरबिड इफ बलून गोज अप पीपल विल गेट ब्लडी नोज। यानी कि आसान शब्दों में हम आपको समझा देते हैं इसका मतलब क्या हो सकता है। इसका मतलब एक ही है कि अगर चीन ने सीमा पर कोई भी चिंदी हरकत करने की कोशिश करी तो उसे उसकी इस हरकत के रिस्पॉन्स में केवल और केवल भारतीय सेना से गोलगप्पे ही खाने को मिलेंगे, जो इतने तीखे होंगे जिनको खाने से केवल नाक नहीं पता नहीं कहाँ से खून निकले। और गलवान वैली क्लैश तो सभी को याद ही होगा। आज जम्मू कश्मीर के बारामूला में इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आईईडी को समय पर रिकवर करके एक बड़े टेरर इंसिडेंट को टाल दिया। ये जो आईईडी है ये बारामूला में पायनियर कॉलेज के पास से रिकवर किया गया था, फिर जिसे बाद में कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के माध्यम से डिमोलिश किया गया। और जबकि कल 10 सितंबर को बारामूला में ही इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक चेक पॉइंट को स्थापित किया था और इस दौरान 3 सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 3 हैंड ग्रेनेड्स और बाकी के वॉर लाइक स्टोर्स भी रिकवर किए गए और मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। बाकी इसके अलावा जहां एक तरफ भारत की अध्यक्षता में G20 समिट बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी हुई जिसमें कई सारे पॉजिटिव आउटकम्स निकले, इसके अलावा इस समिट के साइडलाइन इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर वाली परियोजना की अनाउंसमेंट की गई। बाकी जो कनेक्टिविटी वाली परियोजना है इसमें पाकिस्तान की क्लोज एलाई सऊदी अरब भी शामिल है। तो ये सब देख के पाकिस्तान का दुख खत्म नहीं हुआ था कि उसे एक और नया दुख मिल गया कि सऊदी अरब की लीडर 10 सितंबर को पाकिस्तान को विजिट करने वाले थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की अपने इस विजिट को पोस्टपोन कर दिया, बल्कि इसके बदले आज भारत में इंडियन ऑफिशियल्स के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग्स में शामिल हुए। और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की तरफ से कहा गया कि भारत एक मित्र देश है और उनके अरब देशों और सऊदी अरब के साथ बहुत लंबे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और इस रिश्ते के इतिहास में कहीं भी कोई असहमति नहीं थी और आज हम भारत के साथ फ्यूचर में और भी आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ पर काम करने को देखते हैं। उनका यह भी कहना था कि भारत की कम्युनिटी ने सऊदी अरेबिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और हम इंडियन कम्युनिटी को अपने किंगडम के हिस्से के तौर पर ही कंसिडर करते हैं और हम उनके सऊदी सिटीजन की तरह ही परवाह करते हैं। और भारत और सऊदी अरेबिया ने 8 एग्रीमेंट साइन किए हैं एनर्जी के क्षेत्र में, डिजिटाइजेशन, CPVN सऊदी एंटी करप्शन, नेशनल आर्काइव्स, इन्वेस्ट इंडियन सऊदी काउंटर पार्ट्स, एग्जिम बैंक्स, MSME और डिसैलिनेशन। तो चलिए ये सब सुनकर हम ही पाकिस्तान की तरफ से कह देते हैं तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बाकी एक और अपडेट है PUK से, जहां PUK के नागरिक एक बार फिर से भारत से ये अपील करते हुए दिखाई दिए कि हमें पाकिस्तान से आज़ाद करवाओ। और कश्मीरी एक्टिविस्ट शबीर चौधरी ने PUK की आम जनता के कंसर्न्स की आवाज़ बनते हुए सोशल मीडिया पर एक नया पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि किस तरह से PUK की जो आम जनता है उसे हाई इन्फ्लेशन, फूड इनसिक्योरिटी, अनरीजनेबल टैक्स, तो इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
और उन्होंने स्वीकार किया है कि पीओके के नागरिक चाहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उन्हें पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन से आज़ाद कराने में मदद करें। और जबकि पीओके को लेकर आज सोमवार को फॉर्मर आर्मी चीफ और मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जनरल वीके सिंह ने पीओके को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में ये कहा कि आप थोड़े समय का इंतजार कीजिए, जो पीओके है वो खुद ब खुद भारत में मर्ज हो जाएगा। बाकी एक और अपडेट है कि आज इंडियन नेवी और उबर के बीच एक एमओयू साइन किया गया है और इस एमओयू को लेकर इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार का कहना था कि इस एमओयू का साइन होना उबर और इंडियन नेवी दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। हम एक ऐसा समाधान ढूंढना चाहते थे कि हम ऑफिसर्स या उनके परिवारों को ड्यूटी के लिए या उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए ट्रांजिट में कैसे मदद कर सकते हैं, और इसका उद्देश्य है इस बात को सुनिश्चित करना कि जो हमारे लोग हैं वो देश में हो रहे आईटी रेवोल्यूशंस और इसके डेवलपमेंट्स का फ़ायदा ले सकें। और हम इस एमओयू के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन पर हस्ताक्षर कर रहे हैं क्योंकि आज 9/11 है जिसने दुनिया को कई मायनों में बदल दिया है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1967 में नाथुला क्लैश में चीनियों का मुकाबला करते हुए मेजर हरभजन, कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर और हवलदार लक्ष्मी चंद सहित हमारे 60 से अधिक वीर गति को प्राप्त हुए थे। और मेजर हरभजन सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र से और कैप्टन पृथ्वी सिंह डागर और हवलदार लक्ष्मी चंद को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और इस नाथुला क्लैश के दौरान भारतीय सेना ने चीनी सेना को एक ऐसा सबक सिखाया था जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। और इस क्लैश में चीनी सेना ने 300 से अधिक सैनिकों को खोया था और जबकि 400 से अधिक तो घायल हुए थे। और इसी बात पर आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि नाथुला क्लैश के दौरान इंडियन आर्मी की कौन सी रेजिमेंट तैनात थी। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।